नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सरकार ने कहा किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। भारतीय रेल आज से तेज गति की 40 क्लोन ट्रेन शुरू कर रहा है। कुछ राज्यों में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल आज से आंशिक रूप से खुलेंगे। सिक्किम सरकार ने गांगटोक नगर पालिका क्षेत्र में रविवार तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया। और इटालियन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच और डियागो श्वार्ट्जमैन आमने सामने। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं 14,258 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 350 किलोमीटर सड़कों के निर्माण से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरा मोहनिया, बख्तियारपुर रजौली और नरेनपुर पूर्णिया राजमार्ग का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 913 करोड़ की लागत से बनने वाली 39 किलोमीटर पटना रिंग रोड का भी शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर भागलपुर में विक्रमशिला सेतु और पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नए 4 लेन के पुल की आधारशिला भी रखेंगे। कोसी नदी पर 4 लेन के नए पुल का निर्माण कार्य आज से शुभारंभ किया जाएगा। इस पुल के बन जाने से बिहार से नेपाल, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क आसान हो जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। राज्य के 45,945 गांव इस सेवा से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों से संबंधित 2 विधेयकों के संसद में पारित होने पर कहा कि ये भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है। श्री मोदी ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आएगा और करोड़ों किसान सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि दशकों से भारतीय किसान विभिन्न दबावों से पीड़ित थे और बिचौलियों के शिकार बनते थे। विधेयकों के पारित होने से किसान इन बाधाओं से मुक्त होगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने जोर दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि इससे मेहनती किसानों को मदद मिलेगी। अब इन विधेयकों के पारित होने से किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यसभा में कृषि विधेयकों को पारित करने के दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यधिक शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा का माहौल बनाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन सदन में मर्यादाओं का पालन करना विपक्ष का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ विपक्ष का व्यवहार दुखद है। श्री सिंह ने कहा कि दोनों विधेयक किसान और कृषि जगत के लिए क्रांतिकारी हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज विपणन समिति मंडी की व्यवस्था समाप्त नहीं हो रही है। यह दोनों विधेयक किसान और कृषि जगत दोनों के लिए ये ऐतिहासिक हैं। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। संसद ने कृषि से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने कल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020 को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच मंजूरी दी। विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी सदन ने अस्वीकार कर दिया। लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष भी बनाया गया है। श्री तोमर ने विधेयकों को किसानों के लिए ऐतिहासिक बताया। ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। इन विधेयकों से किसान को महंगी फसलें पैदावार करने का अवसर मिलेगा। लोकसभा ने राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को केंद्रीय संस्थान के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय अध्ययन और शोध को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यवहार विज्ञान अध्ययन, कानून, अपराध विज्ञान और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता करेगा। लोकसभा ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक भी पारित कर दिया। विधेयक में गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। लोकसभा ने मंत्रियों का वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में जल्दी पूर्णबंदी लागू होने से कोविड महामारी से बड़ी संख्या में मौत रोकी जा सकी है। उन्होंने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर क्षमता निर्माण किया गया। कोविड महामारी के बारे में लोकसभा में कल बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये एनडीए सरकार का विवेक था कि इस चुनौती से निपटने में लगे कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा प्रावधान किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र ने प्रवासी कामगारों को उनके गृह नगर तक पहुंचाने के हर संभव उपाय किए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में अब तक कोविड वायरस में कोई घातक बदलाव नहीं आया है। उन्होंने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर पिछले कई महीनों से अलग अलग समय पर लिए गए कोविड नमूनों की बड़े पैमाने पर सीक्वेंसिंग कर रहा है। वायरस में परिवर्तन के विस्तृत परिणाम अक्टूबर के शुरू में उपलब्ध हो जाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन रविवार संवाद मंच पर सोशल मीडिया के माध्यम से सवालों का जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने भविष्य में जन स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किए गए उपायों का जिक्र करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को मजबूती प्रदान करेगा और देश महामारी सहित किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम होगा। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने भरोसा दिलाया कि देश में पर्याप्त ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर नजर रख रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे हैं। भारत कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि पूरे विश्व में कोविड संक्रमण से मुक्त होने वालों की कुल संख्या का 19% भारत में है। अब तक देश में 43 लाख से अधिक कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या वैश्विक संख्या की तुलना में 18.70%, ब्राजील में 16.90% और रूस में 4% है। देश में बीते एक दिन में कोविड की सबसे अधिक 12,06,000 जांच हुई हैं। अब तक कुल 6 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड परीक्षण कराए जा चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 79.68% हो गई है। एक दिन में 92,605 नए मरीजों का पता चलने से रोगियों की कुल संख्या 54 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल के कारण स्वस्थ होने की दर बढ़ी है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है। इस समय देश में कोरोना की वजह से मृत्यु दर 1.61% है। दिल्ली में कल 3,812 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,46,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक 2,09,000 लोगों का उपचार किया जा चुका है। कल 3,742 लोग स्वस्थ हुए और 37 लोगों की मौत हो गई। राजधानी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,982 हो गई है।
छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण में बढ़ोत्तरी हो रही है। राज्य में इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 90,000 हो गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में फिर लॉकडाउन लागू कर दिया है। दुर्ग में कल से लॉकडाउन प्रभावशील हो गया है। रायपुर और सरगुजा में आज से लॉकडाउन लागू होगा। बिलासपुर, बलौदाबाजार, जशपुर, बाला, सूरजपुर और धमतरी जिलों में 22 सितंबर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। रायगढ़ जिले में 24 सितंबर से 30 सितंबर तक लॉकडाउन लगेगा। बेमेतरा, मुंगेली और कबीरधाम में पहले से ही लॉकडाउन लागू है। विभिन्न जिला प्रशासनों ने लॉकडाउन को काफी सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। राजधानी रायपुर में 28 सितंबर तक किराना और सब्जी दुकानों को भी खोलने की अनुमति नहीं होगी। सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। सिर्फ दवा दुकानें ही खुलेंगी और पेट्रोल पंपों से भी केवल शासकीय वाहनों या एम्बुलेंसों को ही पेट्रोल दिया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। सिक्किम में गांगटोक नगर निगम क्षेत्र में आज से रविवार तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। गांगटोक में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शनिवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इस दौरान यात्रियों और निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा। चिकित्सा और राशन की दुकानों को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। राज्य सरकार के कार्यालयों में 30% कर्मचारियों के साथ कार्य होगा। मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण इस सत्र को एक दिन के लिए सीमित कर दिया गया है। विधानसभा के अधिकारियों ने बताया कि आभासी तौर पर विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने वाले विधायकों के लिए प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय सूचना केंद्रों में इसकी व्यवस्था की गई है। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रभावी संख्या 3 विधायकों की मृत्यु और 25 अन्य विधायकों के इस्तीफे के कारण घटकर 202 रह गई है। वहीं अब तक लगभग 40 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में 2579 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 मामलों की संख्या 1,06,000 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 81,374 है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि कोविड रोगियों के इलाज में उपयोग होने वाले रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सांगली और कोल्हापुर जिलों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी सामने आई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि विक्रेता इन दवाइयों की जमाखोरी कर कालाबाजारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजेंद्र पाटिल ने कहा कि उन्होंने 5 कंपनियों से इस मुद्दे पर बात की है जो दवा का निर्माण कर रही है और उनके द्वारा की गई आवश्यक कार्रवाई से समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने पुणे के ससून अस्पताल का दौरा किया, जो जिले में कोविड रोगियों के इलाज के लिए एक प्रमुख केंद्र है, और अस्पताल के डॉक्टरों की रिक्त स्थानों को शीघ्र भरने के लिए कहा, जो मौजूदा हालात से निपटने के लिए आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि सासुन सहित सभी निजी अस्पतालों को कोविड से पीड़ितों के तत्काल इलाज के लिए जिले में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड की संख्या बढ़ानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए 80% बेड उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र कोविड दिशा निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के साथ शुरू हो गया है। 5 दिन के सत्र के दौरान लगभग 20 विधेयक पेश किए जाएंगे। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच सत्र चलाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। मुलाकातियों को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। विधानसभा सचिवालय में प्रवेश से पहले कोविड-19 का परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। पॉजिटिव पाए जाने वाले को प्रवेश नहीं मिलेगा। सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन विधायक शॉर्ट कॉल नोटिस द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकेंगे। आज सत्र के पहले दिन राज्य में कोविड-19 महामारी के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। लद्दाख में कोविड से संक्रमित 1000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। कल 45 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना संक्रमित 1013 लोगों का उपचार चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सरकार ने कहा, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी।
भारतीय रेल आज से तेज गति की 40 क्लोन ट्रेन शुरू कर रहा है। कुछ राज्यों में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल आज से आंशिक रूप से खुलेंगे। सिक्किम सरकार ने गंगटोक नगरपालिका क्षेत्र में रविवार तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया और इटालियन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच और डिएगो शॉर्ट्समैन आमने सामने। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल आंशिक रूप से खुलेंगे। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ शामिल हैं। अनलॉक 4 के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को 21 सितंबर से विद्यालय दोबारा खोलने की अनुमति दी है। हालांकि राज्य सरकारों को ये फैसला करने का अधिकार दिया गया है कि वे 21 सितंबर से स्कूल खोलना चाहते हैं या नहीं। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने आज से स्कूल नहीं खोलने की घोषणा की है। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के अनुसार 50% शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ विद्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र यदि चाहें तो आवश्यक परामर्श के लिए विद्यालय आ सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र लेना होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों और अध्यापकों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार ने विद्यालयों से ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने को कहा है। इस महीने की 27 तारीख को होने वाली जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए 1,60,864 छात्रों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। आज से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। देश भर के 23 आईआईटी के 11,000 से ज्यादा सीटों पर इस प्रवेश परीक्षा के स्कोर पर दाखिला होगा। मध्य प्रदेश में अब स्व सहायता समूह की महिलाएं स्कूल जाने वाले बच्चों के यूनिफॉर्म तैयार करेंगे। इन समूहों को आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषक आहार बांटने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्कूलों में जितनी भी यूनिफॉर्म बनेंगी वह स्व सहायता समूह की महिलाएं ही बनाएंगी। वे राजधानी भोपाल में क्रेडिट कैंप कार्यक्रम के स्व सहायता समूहों के ऋण वितरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से समूहों को 400 करोड़ का रोजगार मिलेगा। समूह की बहनें खुद कपड़ा खरीदेंगी, ड्रेस बनाएंगी और सप्लाई भी करेंगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटने वाला रेडी टू ईट पोषण आहार का जिम्मा भी अब ठेकेदार को देने के बजाय महिला स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु में राज्य स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य आपात चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में लगने वाले समय को कम करना है। चिकित्सा सहायता पहुंचाने में लगने वाला समय एम्बुलेंस की गुणवत्ता का मुख्य मानदंड है। ये एम्बुलेंस के उस स्थान तक पहुंचने में लिए गए औसत समय को दर्शाता है जहां से मदद के लिए फोन कॉल आई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय भास्कर ने कहा कि चेन्नई में एम्बुलेंस पहुंचने का समय 11 मिनट से घटकर 8 मिनट से भी कम रह गया है। पुदुकोट्टई में कल संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ये समय जल्द ही 14 मिनट से कम हो जाएगा। राज्य में 108 सेवा के तहत रोगी वाहनों की संख्या पहले 1005 थी। हाल ही में 104 करोड़ रुपए में 500 और वाहन खरीदे गए हैं। इनमें से 120 वाहनों में उच्च जीवन रक्षक प्रणाली स्थापित की गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय के तहत राज्य स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस की आवाजाही पर नजर रखने के लिए एक स्मार्टफोन ऐप विकसित कर रहा है। इससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। रेलवे ने विशिष्ट यात्रा मार्गों पर भारी मांग को देखते हुए आज से 40 क्लोन रेलगाड़ियां का परिचालन शुरू किया है। ये AC3 श्रेणी की रेलगाड़ियां होंगी और अपेक्षाकृत तेज गति से चलेंगी। इनके ठहराव स्टेशन भी कम होंगे। जिन यात्रियों को आपात आवश्यकता के लिए यात्रा करनी है या जिन्होंने अंतिम समय में यात्रा का फैसला किया है, उनके लिए क्लोन ट्रेन वरदान साबित होगी। इन रेलगाड़ियों के अपने मूल रेलगाड़ी के पहुंचने के समय से 2-3 घंटा पहले गंतव्य तक पहुंचने की आशा है। पूर्व मध्य रेलवे के तहत 10 क्लोन रेलगाड़ियां बिहार और दिल्ली के बीच चलेंगी। उत्तर रेलवे भी दिल्ली और बिहार, पश्चिम बंगाल से दिल्ली, पंजाब से पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए 10 क्लोन रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में
3 मंजिला एक इमारत के ढहने से 8 लोग मारे गए हैं और 20 लोगों के घायल होने की आशंका है। धामंकर नाका के निकट नारपोली के पटेल परिसर में स्थित ये इमारत आज सुबह ढह गई। बचाव कार्य चलाया जा रहा है। घटना के बारे में हमने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक SN प्रधान से बातचीत की। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी है उसमें 8 लोगों के मरने की बात कही गई है। 5 लोगों को जिंदा निकाला जा चुका था और टीम के पहुंचने के बाद से काम शुरू हो गया है। हम लोग कैनाइन स्क्वाड और टेक्निकल सर्च दोनों यूज कर रहे हैं और अभी काम जारी है और कुछ और टीमों को भी मैंने मुंबई से अभी रवाना करवाया है क्योंकि इसमें समय लगने की संभावना है। सेवा सप्ताह श्रृंखला में आज शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष रिपोर्ट प्रसारित की जा रही है। पिछले 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। हाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इस महीने की 7 तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि नई शिक्षा नीति युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में नई चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है। इस शिक्षा नीति के द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार आएगी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के साथ साथ देश में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने में भी यह शिक्षा नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं 6ठी कक्षा से वोकेशनल पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और इसके लिए इच्छुक छात्रों को इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके तहत 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कानून और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से गांधी दर्शन श्रृंखला में आज स्वच्छता से संबंधित अच्छी आदतों के बारे में गांधी जी के विचार प्रसारित किए जा रहे हैं। गांधी जी ने स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध बताया था। उन्होंने स्वच्छता को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने पर जोर देते हुए कहा था कि ये स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्यकर पर्यावरण के लिए भी आवश्यक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वच्छता को अपने गांधीवादी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाया। उनका सपना सभी के लिए संपूर्ण स्वच्छता था। महात्मा गांधी ने कहा, शारीरिक स्वास्थ्य और स्वस्थ वातावरण के लिए स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और उससे संबंधित होने वाले विभिन्न बीमारियों के संबंध में लोगों को जानना चाहिए जो गंदगी के कारण फैलती है। गांधी जी ने कहा कि कम उम्र में सीखी गई आदतें किसी के व्यक्तित्व में समाहित हो जाती हैं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से तथ्य जांच श्रृंखला में सोशल मीडिया पर आ रही बेबुनियाद खबरों की जांच कर सच्चाई सामने लाई जाती है। ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 लागू होने के बाद कृषि उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रुक जाएगी। कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद जारी रहेगी और किसान अपनी उपज बेच सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि रबी मौसम की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी। भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्र में तनाव दूर करने के लिए आज दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन के मोल्डो में होगी। दोनों देशों के बीच ये 6ठे दौर की वार्ता होगी। बैठक में मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में तनाव दूर करने और सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच हुए 5 सूत्री समझौते को लागू करने पर ध्यान केंद्रित होगा।
इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का मुकाबला अर्जेंटीना के डियागो श्वार्ट्जमैन से होगा। सेमीफाइनल में श्वार्ट्जमैन ने कनाडा के डेनिस शापोवालोव को 6-3, 5-7, 7-6 से हराया। उधर जोकोविच ने फाइनल में जगह बनाने के लिए नॉर्वे के कैस्पर रड को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में किंग्स 11 पंजाब को हरा दिया। दोनों टीमों ने 157 रन बनाए, जिसकी वजह से सुपर ओवर खेलना पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन बनाए। आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के अनुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान 26 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की आशा है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। श्रीनगर में भी आसमान साफ रहने की उम्मीद है। गिलगित में तापमान 11 और 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विमलेंदु। राज्यसभा में हंगामे के बीच कृषि विधेयकों की मंजूरी अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, विपक्ष ने चलाए तर्कों के तीर, सरकार ने दिखाया आईना। सदन में हंगामे पर पत्र की टिप्पणी है, सियासी रार में मर्यादाएं तार तार। राज्यसभा में धक्का मुक्की, माइक तोड़े, सदन की नियम पुस्तिका फाड़ी। जनसत्ता लिखता है, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा, विधेयकों की मंजूरी मिलने से कृषि क्षेत्र की बदलेगी तस्वीर, किसान होंगे मजबूत, न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा जारी। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, संक्रमण से तेज हुई रिकवरी की रफ्तार। 24 घंटे में 94,162 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ, 92,605 हुए संक्रमित। हिन्दुस्तान लिखता है, 7 राज्यों पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। देश के 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज से खुलेंगे स्कूल। भारत और चीन के शीर्ष सैन्य कमांडरों की आज की वार्ता को अखबारों ने तरजीह दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की 6 और चोटियों पर बढ़त, चीनी मंसूबे नाकाम, अब 20 से अधिक चोटियों पर नियंत्रण। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नेपाल में घुसा चीन, बिना जानकारी के बनाए 9 भवन। नेपाली मीडिया में चीन की घुसपैठ की तस्वीर वायरल होने के बाद ओली सरकार दबाव में। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, आज से चलेंगी 40 नई क्लोन ट्रेनें, सबसे अधिक ट्रेनें बिहार के लिए चलेंगी। तेजस और महाकाल एक्सप्रेस के फिर से चलने की उम्मीद। दैनिक जागरण का कहना है, कारोबार में सुधार को लेकर उद्यमियों का बढ़ रहा भरोसा, दूसरी तिमाही में व्यापार विश्वास बहाली सूचकांक 50% से ऊपर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सरकार ने कहा, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। भारतीय रेल आज से तेज गति की 40 क्लोन रेलगाड़ियां शुरू कर रहा है और कुछ राज्यों में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल आज से आंशिक रूप से खुलेंगे। सिक्किम सरकार ने गांगटोक नगर पालिका क्षेत्र में रविवार तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।